हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में रिलीज हुई अंडररेटेड बॉडी हॉरर मूवी कॉन्ट्रैक्टेड का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं एरिक इंग्लैंड। मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, और क्योंकि ये बॉडी हॉरर मूवी है तो आप इसे खाना खाते हुए ना देखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, और फैमिली के साथ ना देखो तो और अच्छा होगा। तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मॉग में, जहां पर हम एक आदमी को किसी फीमेल की लाश के साथ संबंध बनाते हुए देख पाते हैं। आर वर्ड में यूज नहीं कर सकता वरना यूट्यूब वीडियो ही हटवा देगा। उस लाश के पैर पे जो टैग लगा है उस पे बायोहैजर्ड वाला सिंबल बना हुआ है, यानी इंसानों के लिए घातक। और उस लाश के साथ संबंध बनाने के बाद अब वो आदमी भी इंसानों के लिए डेंजरस बन चुका है। लाश को पैक करके वापस रखने के बाद वो एक टेस्ट ट्यूब को साफ करता हुआ दिखाई देता है। तब हम देख पाते हैं कि उसकी उंगली पे लिखा है एबेडॉन, सरल भाषा में तबाही। फिर मॉग से निकलकर अपनी कार में बैठकर वो चला जाता है। इसके बाद हम समैंथा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड निकी को कॉल करती है, लेकिन निकी उसकी कॉल पिक नहीं करती। तो सैम उसके लिए एक मैसेज छोड़ देती है कि मैं एलिस की पार्टी में जा रही हूँ, अगर काम के बाद तुम भी आ सको तो बहुत अच्छा होगा, और अगर ना भी आ सको तो भी कोई बात नहीं, मैं तुमसे कल मिल लूंगी। हुआ यह है कि सैम और निक का काइंड ऑफ ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए सैम निक को मनाने में लगी पड़ी है क्योंकि वो इस रिश्ते को ज्यादा सीरियस लेती है। खैर सैम पार्टी में जाती है और जाके एलिस से मिलती है। मेन बात यह है कि एलिस को भी सैम पे क्रश है, इसलिए वो निक से काफी जलती है। वो चाहती है कि सैम निक को डंप कर दे और उसके साथ घुटमिट कर ले, जबकि हाल थोड़ा उलट है। उल्टा निक सैम को डंप करने में लगी है। आज निक को सैम के साथ पार्टी में ना देखकर एलिस इतनी खुश है कि पूछो मत। वो सैम के लिए ड्रिंक लेने चली गई और सैम अपने फोन में बिजी हो गई। तभी अचानक उसने नोटिस किया कि एक आदमी उसे ही घूर रहा है, और ये वही आदमी है जो अभी मॉग से निकला था। सैम उसे इग्नोर करके वापस फोन चलाने लग गई कि तभी उसके पास आ गया राइली, सैम का एक और चाहने वाला। राइली भी सैम को लाइक करता है। उसे पता है कि सैम लेस्बियन है और फिलहाल के लिए वो निक के साथ कमिटेड है, लेकिन इसके बावजूद वो सैम पे ट्राई मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पर सैम उसके सारे हाव भाव समझती है, इसलिए हमेशा की तरह आज भी वो उसे इग्नोर करके निकल गई। और आगे ही सैम को मिल गया जेन, नशों का सप्लायर। वो सैम को अपसेट देखकर कुछ सामान ऑफर करता है, पर फिलहाल के लिए सैम हाई होने के मूड में थी नहीं, तो वो जैन को भी इग्नोर करके पहुंच गई सीधा एलिस के पास। और यहाँ वो नोटिस करती है कि वो आदमी अब भी उसे ही देख रहा है। एलिस ने जिद करके सैम को शराब पिला दी और पीते पीते जल्दी सैम नशे में धुत हो गई। इसका फायदा उठाते हुए वो आदमी सैम के पास आया और उसे एक ड्रिंक देते हुए अपना नाम उसने बीजे बताया। फिर बातें करते करते उसने पता लगा लिया कि सैम एक लेस्बियन है और निक के साथ उसका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा। जो ड्रिंक उसने सैम को दी उसमें कुछ मिला रखा था, जिस वजह से सैम अपनी सुध खोने लगी, और इसी का फायदा उठाकर वो सैम को अपनी कार में ले गया, जहां पे उसने सैम के साथ भी संबंध बनाए। अगेन आर वर्ड में यूज नहीं कर सकता। ये था इस मूवी का 12 मिनट लंबा इंट्रो। अगले दिन दोपहर 2 बजे के आसपास सैम की नींद खुली और उसने देखा कि निकी के मैसेजेस आ रखे हैं, जिनमें निकी बताती है कि कल वो काम में काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए एलिस की पार्टी में नहीं आ पाई, पर आज वो सैम से मिलने वाली है। अभी सैम अपनी मॉम के साथ रह रही है, जिनसे उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि उन्हें सैम का किसी लड़की को डेट करना पसंद नहीं, और पहले वो गलत नशों में पड़ चुकी थी, तो काफी मुश्किल से उसकी माँ ने उसे निकाला था। इस सब के बाद भी वो सैम की काफी केयर करती है, लेकिन सैम उन्हें कोई भाव नहीं देती। रेडी होकर वो निकी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां निकी उससे कल की पार्टी के बारे में पूछती है, लेकिन सैम निकी को बीजे के बारे में कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके अलावा उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सैम ने एक फ्लावर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसके लिए वो अपने रूम में ही एक रेयर फ्लावर उगा रही है। हम ये भी देख सकते हैं कि सैम गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकली है, क्योंकि उसे काफी ठंड लग रही है इतनी गर्मी में भी। उसे लग रहा है या तो वो बीमार है या फिर कल रात का हैंगओवर है। सैम निकी के घर में मूव इन करना चाहती है, जहां पे ये पहले भी रह रही थी, पर ब्रेकअप के बाद इसे निकल के अपनी माँ के पास जाना पड़ा, क्योंकि इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं हैं। मूव इन करने के लिए उसने बात छेड़ी थी कि तभी उनके पास एक आदमी आया और सैम से बोला कि मैंने शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। वो काफी सीरियस लग रहा था, पर निकी को लगा कि वो सैम पे लाइन मार रहा है, तो उसने क्लियर कर दिया कि सैम को लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बोलकर उसे भगा दिया। इस सीन से हमें पता चला कि निकी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और उसके सामने सैम एकदम बेचारी बन जाती है, जबकि घर में माँ के सामने एकदम उल्टा केस है। रात में जब डिनर का टाइम हुआ तो सैम अपनी प्लेट लेकर रूम में जाने लगी, लेकिन उसकी मॉम ने साफ कह दिया कि जब तक हम एक साथ एक छत के नीचे हैं तब तक हम एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। तो मजबूरन सैम को टेबल पे बैठना पड़ा।
फिर उसकी मॉम ने उसके फ्यूचर को लेकर बात छेड़ दी, जो कि अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है क्योंकि सैम के पास कोई विजन ही नहीं है। पूरा फ्यूचर इसे निकी में दिखाई दे रहा है, जिस वजह से मॉम चिंतित है क्योंकि वो चाहती है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। और बस यही बातें तो सैम को नहीं सुननी। इरिटेट होकर वो बिना डिनर किए ही जाने लगी कि तभी उसके सर में अजीब सा तेज दर्द उठा। माँ ने हाल चाल पूछा तो उसने बोला कि सब ठीक है। अगले दिन जब सैम उठी तो उसने देखा कि उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रखी है। उसने बाथरूम में जाके चेक किया तो पाया कि उसके ग्रॉइन एरिया पर अजीब सा रैश हो चुका था। फिर जब वो नहाने लगी तो नहाते हुए भी काफी सारा खून निकल रहा था, जो कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। पर सैम ने ये सब ज्यादा सीरियस नहीं लिया। वो अपनी जॉब के लिए जाने लगी और तभी उसकी मॉम का हाथ जल गया। उसने अपनी मॉम के हाथ पे लोशन लगाया, तब हम देख पाए कि सैम के हाथ पर बड़े बड़े कट्स के निशान हैं। यानी इसने पहले अपनी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए इसकी माँ इसकी इतनी चिंता करती है और क्योंकि वो चिंता करती है इसलिए ये उन्हें हेट करती है। सैम एलिस से बातें करती हुई अपनी जॉब के लिए निकली तो एलिस ने बताया कि आज उसके घर पे पुलिस आई थी और किसी ब्रेंट हैफे नाम के आदमी के बारे में पूछ रही थी, जो कि एलिस की नाइट पार्टी में आया था। लेकिन एलिस उसे नहीं जानती और पुलिस ने बोला है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। ये सुनकर सैम समझ गई कि ब्रेंट हैफे और कोई नहीं बल्कि बीजे है, जिसने पार्टी में उसके साथ ज्यादती की थी। लेकिन इस बारे में वो एलिस को कुछ नहीं बताती। इसके बाद जब सैम रेस्टोरेंट में पहुंची अपनी जॉब पर तो वहां भी उसे कुछ अजीब फील हो रहा था। जब लंच करने बैठी तो उसे खाने का टेस्ट काफी अजीब सा लगा तो उसने खाना ही थूक दिया। फिर जब वो नीचे ऑर्डर लेने गई तो उसे रायली बैठा हुआ दिखा, जो कि उससे कुछ बात करने आया था पर कर नहीं पा रहा था। इसलिए सैम भी उसे फिर से इग्नोर करके दूसरी टेबल पे चली गई, लेकिन ऑर्डर नहीं ले पा रही थी क्योंकि हल्की सी भी नॉइस उसे बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके कान में कील ठोक रहा हो। परेशान होकर वो वॉशरूम में भागी, लेकिन वहां भी उसका सर फटा जा रहा था। सैम को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी वजह से वहां भी खून खून हो चुका था। उसे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसका रीजन पता ही नहीं चल रहा। फिर भी खुद को समेट कर वो ऑर्डर लेने वापस जाती है, लेकिन उसे फिर से पेन होने लगता है। अब ये सब कंट्रोल के बाहर जा रहा था, इसलिए मजबूरन सैम को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे चेक किया तो पता चला कि उसका हार्ट रेट काफी स्लो है। इसके अलावा उसके ईयर कैनाल्स भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। इलनेस की वजह से उसका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, जो कि कारण हो सकता है उसके हार्ट रेट के स्लो होने का, लेकिन इससे वजाइनल ब्लीडिंग का कोई लेना देना नहीं है। सैम डॉक्टर को अपने ग्रॉइन एरिया पे हुआ रैश दिखाती है तो उसे देखकर डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो पहले सैम उसे टालने की कोशिश करती है, ये कहकर कि मैं लेस्बियन हूँ। पर डॉक्टर कुछ देख कर ही पूछ रहा था, जिस वजह से आखिर में उसे बताना पड़ा कि 2 रात पहले एक आदमी ने उसके साथ संबंध बनाए थे। डॉक्टर समझ गया था कि कुछ सीरियस है। सैम किसी एसटीडी से ग्रसित हो सकती है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। पर कहीं सैम पैनिक न कर जाए, इसलिए डॉक्टर ने बोल दिया कि ज्यादा कुछ खास नहीं है। हॉस्पिटल से सीधा सैम निकी के पास जाती है, क्योंकि आज उनके रिलेशनशिप को पूरे 10 महीने हो चुके हैं, जो सिर्फ उसकी साइड से चल रहा है। निकी उसे कोई खास भाव नहीं दे रही। आखिर में सैम वहां से जाने लगी तो उसकी नजर पड़ गई एक मेल पर, जो कि फ्लावर कंपटीशन वालों ने भेजा था, जिसमें सैम ने अप्लाई किया था। सैम की सिलेक्शन हो चुकी थी, पर निकी ने उसे बताया ही नहीं। इससे पता चलता है कि निकी को उसके फ्यूचर की कितनी चिंता है। कंपटीशन जीत गई तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, पर निकी ने बताना जरूरी नहीं समझा। निराश होकर सैम एलिस से मिलने पहुंची और एलिस उसकी आंख देखकर दंग रह गई। उसकी एक आंख अजीब तरह से लाल हो चुकी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। कुछ देर पहले तक तो ठीक थी। यह है बॉडी हॉरर। इसकी आंख देखकर सबकी आंख में तकलीफ हुई होगी। बॉडी हॉरर कुछ इसी तरह काम करता है। सैम एलिस से बीजे के बारे में पूछती है कि पुलिस को वो मिला या नहीं। एलिस बताती है कि सुबह न्यूज में उसी के बारे में बताया जा रहा था कि वो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अब सैम की भी टेंशन थोड़ी बढ़ने लगी थी। घर जाके वो सोने की तैयारी करने लगी, तभी उसके प्राइवेट पार्ट में से एक जिंदा कीड़ा निकल के गिर गया, जिसपे उसका ध्यान ही नहीं गया। अब तो कंफर्म हो गया कि बायोहैजर्ड बीजे ने जो इसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे, उसी की वजह से इसका ये हाल हो रहा है। कीड़े तक पड़ चुके हैं इसके अंदर। ये अंदर से सड़ रही है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे बाहर भी दिखने लगा है। वो ब्रश करने लगी तो उसका एक दांत भी टूटकर बाहर आ गया। सैम समझ गई थी कि जितने हल्के में वो इस सब को ले रही है, चीजें उतनी सिंपल है नहीं। अगली सुबह हम देख पाए कि उसके उगाए हुए फूल अब मुरझा चुके हैं। वो भी एकदम अचानक से जाग गई उल्टी करने के लिए। यह संबंध बनाने के बाद का तीसरा और आखिरी दिन। सैम को जब होश आता है तो वो देखती है कि अब उसकी दोनों आंखों का कलर बदल चुका है। इसके अलावा उसके होठ के पास भी सड़न आ चुकी है और ब्लीडिंग तो उसे हो ही रही है। जब वो नहाने गई तो खौलता हुआ गर्म पानी उसे फील तक नहीं हुआ। पानी से उसका हाथ तक जल गया और उसे पता ही नहीं चला। यानी कि उसकी नर्व्स भी खत्म हो चुकी है और वो जो रैश है वो उसकी पूरी बॉडी पे फैलता
होता जा रहा है। डार्क ब्लू नसें दिखाई दे रही हैं और जब नहा रही थी तो उसके बाल भी गुच्छों में गिर रहे थे। ये सब उसकी माँ ने भी देख लिया, जिससे वो भी बहुत ज्यादा चिंता में आ गई, पर सैम उनसे बहस करने के मूड में नहीं थी। नहाने के बाद उसे डॉक्टर के पास जाना था, पर तभी उसके पास कॉल आ जाती है उसके बॉस जॉर्ज की, जो कि उसे अर्जेंटली जॉब पे आने के लिए कहता है। सैम बताती है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ किसी इमरजेंसी के चलते, तो इस पे जॉर्ज बोलता है कि तुम मर रही हो क्या, तुम्हारी जगह पे मेरे पास कोई नहीं है, फिलहाल के लिए आ जाओ, जैसे ही मुझे कोई मिलता है मैं उसे तुम्हारी जगह पे लगा के तुम्हें फ्री कर दूंगा। बॉस उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा था, इसलिए मजबूरन सैम को जॉब पर जाना पड़ता है। लेकिन वहां जाकर वो नोटिस करती है कि अब उसके नाखून भी निकलने स्टार्ट हो चुके हैं और जो ऑर्डर वो दे के आई है सैलेड वाला, उसमें भी उसका नाखून निकला है, जिस वजह से वहां पे पैनिक मच चुका है। सैम जल्दी से भाग के वहां से बाहर निकली तो बाहर उसे मिल गया राइली, जो एक बार फिर उससे बात करने आया था और सैम भी एक बार फिर उसे इग्नोर करके वहां से जा रही थी। तभी राइली बोलता है कि मैंने पार्टी वाली रात तुम्हें उस आदमी के साथ देखा था जिसे पुलिस ढूंढ रही है। सैम बोली मेरी जासूसी करना बंद कर दे, और इतना बोलकर वो निकल गई। फिर वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पे उसे एलिस का कॉल आता है। एलिस सैम को बताती है कि उस आदमी का निकनेम बीजे है और जो कोई भी उसके कांटेक्ट में आया था पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, पर सैम फिर भी एलिस को कुछ नहीं बताती। ये हाल हो चुका है, फिर भी उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी पूरा सहम गया। वो कहता है कि जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते तब तक बीमारी का पता नहीं चल सकता, और जब तक बीमारी का पता नहीं चल जाता तब तक तुम किसी के भी कांटेक्ट में मत आना, यानी लोगों से दूर रहना। फिर भी सैम पहुंच जाती है जेन के पास उससे तगड़े वाला नशा लेने, जिसके सहारे अगले 48 घंटे बीत जाएं। जैसे वो नशा लेती है वैसे ही वहां पे एलिस पहुंच जाती है। तो फाइनली सैम उसे बता देती है कि पार्टी वाली रात बीजे ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, बस तभी से मेरा हाल कुछ ऐसा हो रखा है। एलिस कहती है कि पुलिस को सब कुछ बता दे, लेकिन सैम का कहना था कि अगर मैंने पुलिस को बताया तो निकी को भी पता चल जाएगा, जिससे हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मरने हाल हो चुकी है, फिर भी इसे निकी की पड़ी है जिसे इसकी पड़ी नहीं। एलिस कहती है कि निकी को छोड़, अपने बारे में सोच। बस इतना सुनते ही सैम भड़क गई कि तू तो यही चाहती है कि मैं निकी को भूल जाऊं और तेरा कुछ बन जाए। एलिस को अच्छी तरह सुनाकर सैम वहां से निकल गई। कुल मिलाकर अब तक हमने यही देखा है कि जो भी सैम की सच में चिंता करता है सैम उसे अपना दुश्मन समझने लग जाती है। और सैम के जाने के बाद जेन एलिस को बताता है कि पार्टी में बीजे नाम के आदमी ने मुझसे नशा खरीदा था और वही नशा उसने डाला था सैम के ड्रिंक में। वहां से निकलकर सैम एक बार में गई, जहां पे शायद उसने बीजे को देखा जो किसी और लड़की के साथ था, यानी वो अब भी इस बीमारी को बांट रहा है। फिर सैम सीधा घर पहुंची फ्लावर्स लेकर कंपटीशन में जाने के लिए, पर तभी उसकी मॉम ले आई डॉक्टर सलीवन को, जो सैम की पहले भी हेल्प कर चुका है। उसकी मॉम को लग रहा था कि सैम ने फिर से नशे कर रखे हैं, जो कि कर ही रखे हैं, पर इस बार मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। सुबह तक इसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पर अब सफेद से काला होता जा रहा है। दांत भी सड़ चुके हैं, पर वो दोनों बात को नहीं समझ रहे थे, इसलिए एक बार उन्हें आंखें दिखाकर वो वहां से निकल गई। और जैसा कि आप देख सकते हो एक आंख धुंधली पड़ चुकी है। ये देखकर तो डॉक्टर ने भी 11 नंबर की बस पकड़ ली। फिर सैम फ्लावर कंपटीशन के लिए गई तो उसे अंदर ही नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ना तो उसकी शक्ल आईडी से मैच हो रही थी और जो फ्लावर्स वो लेकर गई थी उन्हें क्या ही दिखाना था कंपटीशन में। मुरझाए हुए फूलों का कंपटीशन थोड़ी है। स्कॉलरशिप भी गई और फ्यूचर भी गया। तो दिल को तसल्ली देने के लिए सैम पहुंची निकी के पास कि ये तो मेरा दर्द समझेगी, लेकिन तब तक एलिस निकी को कॉल करके सब कुछ बता चुकी थी और निकी तो कोई बहाना ढूंढ ही रही थी सैम को डंप करने का, क्योंकि उसका चक्कर कहीं और चल रहा है। ये बात बताकर वो सैम के मुंह पे दरवाजा बंद करने लगी, पर सैम ने उल्टा दरवाजा उसके मुंह पे मारकर उसकी नाक तोड़ दी। लेकिन इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने गला घोटकर निकी को जान से मार डाला। फर्जी प्रेम कहानी यहीं पे एंड कर दी। कुछ तो नशे का असर है और कुछ जो सब कुछ तबाह होता दिख रहा है उसका भी। लेकिन सैम कहाँ ये बात एक्सेप्ट करने वाली थी। वो पहुंच गई सीधा एलिस के पास कि तूने मुझसे क्या करवा दिया। एलिस भी समझ चुकी थी कि ये निकी को मार के आ रही है, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए एलिस ने चाकू उठा लिया और ये देखकर सैम ने अपने सुर बदल लिए। उसने बोला कि अब मैं तेरी हूँ। बस इतना सुनते एलिस भी भावनाओं में बह गई, पर जल्दी सैम ने उसे भावनाओं से बाहर निकाल दिया, उसके मुंह में खून उगलकर। एलिस जल्दी से पुलिस को फोन करने जा रही थी, पर सैम ने उसके गले का मांस उखाड़ कर उसे भी खत्म कर डाला, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। निकी ने साथ नहीं दिया, एलिस ने साथ नहीं दिया, पर सैम को कोई तो ऐसा चाहिए था जो उसका साथ दे। तब उसके दिमाग में आया सीधा साधा शरीफ लड़का राइली, जो बस उसके लिए पागल है। उसने राइली को कॉल करके एलिस के घर पे बुला लिया और उसके आते ही उसे सेड्यूस करके उसके साथ संबंध बनाने लगी। लेकिन बीच में राइली को कुछ अजीब फील हुआ, जो कि होना ही था, क्योंकि सैम के अंदर से कीड़े जो निकल रहे थे। पैनिक करता हुआ वो बाथरूम में गया, जहाँ पे उसे एलिस की लाश मिल गई। तब तक सैम
गाड़ी लेके निकल चुकी थी और जब साथ देने के लिए कोई नहीं मिला तो उसने फोन लगाया अपनी माँ के पास, जो शुरू से उसके साथ खड़ी थी पर उसे दिखी नहीं। मॉम उसे बोल रही थी कि गाड़ी रोक दे, पर बात करते करते उसके सर में फिर से तेज नॉइसेस चुभने लगी और वो कार चलाते हुए बेहोश हो गई, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर जब उसे होश आया तब तक वो पूरी तरह से बन चुकी थी ज़ॉम्बी, यानी अब तक हम उसके ज़ॉम्बी बनने की स्टेजेस देख रहे थे। उसकी बॉडी मर रही थी क्योंकि मरने के बाद फिर से जिंदा होना था एज अ ज़ॉम्बी। तब तक उसकी माँ भी आ चुकी थी और साथ में पुलिस भी। माँ उसे अपने पास बुला रही थी पर उसे ये नहीं पता था कि ये जो सामने खड़ी है वो उसकी बेटी नहीं है। सैम ने सीधा उन पे अटैक कर दिया और उनकी चीखों के साथ ही ये मूवी एंड हो गई। तो असल में ये एक ज़ॉम्बी मूवी थी जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। इसमें इंसान से ज़ॉम्बी तक की ट्रांसफॉर्मेशन को बॉडी हॉरर सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया गया है, जो कि बहुत यूनिक अप्रोच है। जैसे अभी ली वैनल ने वुल्फमैन में किया है, इंसान से भेड़िए की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई है बॉडी हॉरर का सब्जेक्ट बनाकर। इस मूवी को थैनेटोमॉर्फोस से कंपेयर किया जाता है क्योंकि दोनों का प्लॉट सेम है। वो इससे 1 साल पहले आई थी और वो कुछ ज्यादा ही है। ये भी बहुत ज्यादा हो जाती अगर इसे टोन डाउन नहीं किया जाता। इसी के साथ बात कर लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसके बजट का तो नहीं पता क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसने कमाए थे सिर्फ $58,221। इसके बावजूद भी 2 साल बाद ही इसका सीक्वल आ गया, कॉन्ट्रैक्टेड फेज 2, जो एग्जैक्ट वहीं से शुरू होगा जहां पे ये मूवी एंड हुई। यानी स्टोरी अभी बाकी है, उसका वेट करना। ये मूवी शूट हुई थी 15 दिनों के अंदर और इसकी इंस्पिरेशन ली गई डॉन ऑफ द डेड और द फ्लाई से। एरिक इंग्लैंड चाहते थे कि वो एक ज़ॉम्बी मूवी बनाएं, लेकिन बिल्कुल अलग नजरिए से, जैसा आज तक हुआ ही नहीं। वायरस इन्फेक्शन को कुछ अलग तरीके से दिखाएं जिसके लिए बॉडी हॉरर एकदम परफेक्ट बैठा। मार्च 2012 में इसकी स्क्रिप्ट लिख ली थी और मई में इसे शूट कर लिया था 15 दिनों के अंदर। फिर भी रिलीज हुई है 1 साल बाद क्योंकि फिल्म के सब्जेक्ट की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर मिलना मुश्किल था और उससे भी ज्यादा मुश्किल थी इसकी कास्टिंग। लीड रोल के लिए कोई एक्ट्रेस हामी नहीं भर रही थी क्योंकि एक तो बजट नहीं था, पैसे थे नहीं उतने एक्ट्रेस को देने के लिए, उस पे कंटेंट इतना बोल्ड था और ऊपर से ग्रोस भी था। मतलब कि जो मेकअप वगैरह एक्ट्रेस का होने वाला था उससे हालत खराब होने वाली थी, इसलिए पहले से पहले सब रोल के लिए मना कर रहे थे। नजारा टाउनसेंड पता नहीं इसके लिए कैसे राजी हो गई। उनका एजेंट भी उन्हें मना करता रहा, फिर भी वो नहीं मानी। यहाँ तक कि खुद एरिक ने उन्हें वार्न किया था कि मेकअप बहुत दिक्कत देगा, जैसे जो लेंसेज हैं या फिर जो ओवरऑल स्किन पे मेकअप होगा वो बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाला था और एक तरह से ये रोल उनकी छवि भी खराब कर देगा। पर उन्हें स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधा काम कर लिया, पैसे भी नहीं देखे। कैरोलिन विलियम्स को उनके फेसबुक पेज पे मैसेज करके अप्रोच किया गया था, उनकी कास्टिंग वहीं से हो गई थी। और ये वही कैरोलिन विलियम्स हैं जिन्हें नाइट ऑफ द लिविंग डेड रीमेक में बारबरा के रोल के लिए भी अप्रोच किया गया था। पहले इस फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा न्यूडिटी होने वाली थी, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे वो रिलीजियस थे, इसलिए उन्होंने ये सब दिखाने से मना कर दिया। तब जाकर ये मूवी ऐसी बनी है, वरना तो खेल खत्म ही था। एरिक चाहते थे कि मूवी को यूएस के बाहर शूट करे और इसका थोड़ा फोकस जाए सीनोफोबिया पर, लेकिन बजट ही नहीं था तो ये भी नहीं हो पाया। ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, बस कमेंट्स कर देना ढेर सारे। और गाइस यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च किया है हाइप के नाम से, जो कि आपको कमेंट वाले टैब के साथ ही मिल जाएगा। उससे आप मेरी वीडियो को हाइप कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। होगा ये कि आप 7 दिन में डाली गई किसी भी वीडियो को हाइप कर सकते हो 3 बार। मतलब कि आपके पास 3 मौके होंगे, उनमें आप किसी की भी वीडियो को हाइप कर सकते हो। हाइप करने से होगा ये कि वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज्यादा वीडियो को पॉइंट्स मिलेंगे उतनी ही ऊपर वो लीडर बोर्ड में रैंक करेगी। तो यूट्यूब का कहना है कि इससे वीडियो ज्यादा लोगों की नजर तक जाएगी, जो कि अब तक यूट्यूब ने नजर बंद कर रखी है। तो यूट्यूब ने हमें एक मौका दिया है चैनल को आगे ले जाने का, लेकिन इसमें मुझे सबका साथ चाहिए होगा। आप लोग वीडियो को हाइप कर देना ताकि वीडियो ऊपर पहुंचे और इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी, लोगों तक वीडियो पहुंचेगी, ऐसी हम उम्मीद रखेंगे। और यूट्यूब ने कोई फीचर दिया है तो इसका यूज भी करके देख लें। तो गाइस आप वीडियो को हाइप जरूर करना, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। इससे आप अपने फेवरेट क्रिएटर को सपोर्ट कर सकते हो और ऐसी सपोर्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।